हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, पहले ग्लास स्लैब के बारे में तो ये जानते हैं हम लोग। ग्लास स्लैब क्या होता है? स्लैब किसको बोलते हैं? अगर ये मान लो कांच से बना होता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लास स्लैब बोलते हैं, ठीक है। और लाइट से अगर इसमें ऐसा इंसिडेंट करवाते हैं, यहाँ से ऐसा इसमें इंसिडेंट हुआ, तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया? मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज हुआ, यहाँ क्या बनता है? एक नॉर्मल। लाइट को जाना कैसे चाहिए था? ऐसा आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा। किधर बेंड कर जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है रेयर मीडियम, ये डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, ठीक है। फिर से अगर यहाँ पे देखोगे तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर से नॉर्मल बनेगा, ठीक है। फिर से नॉर्मल बनाएंगे और लाइट रे का बेंडिंग किधर होगा? इस बार जाना इसको ऐसा चाहिए, लेकिन डेंसर से रेयर जा रहा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कैसा बेंड करके चला जाएगा? इधर, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ बताओ तो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कैसा है? प्लेन है या कर्व्ड है या स्फेरिकल है? प्लेन है। यहाँ देख रहे हो, प्लेन है ना एकदम। अगर तुम्हें बताओ अगर ऐसा होता उठा हुआ, समझ में आ रहा है? ऐसा होता तो क्या बोलते हैं उसको? कर्व बोलते हैं ना, कर्व बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? या फिर उठा हुआ नहीं, ऐसा गड्ढा होता तब तभी क्या बोलते हैं? कर्व ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या कर्व जो है, कोई भी कर्व का बात किया जाए, कर्व कैसा? मान लो ये कर्व है, जैसे कॉनकेव मिरर में ही बात किए थे। मान लो कॉनकेव मिरर ही अगर हम बनाए तो कॉनकेव मिरर ऐसा बनाते हैं। तो कॉनकेव मिरर बनता किससे, बनाया किससे गया था इसको? एक स्फीयर से बनाया गया था ना। तो ये स्फीयर अभी अवेलेबल है क्या? नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि यहाँ पे एक स्फीयर था। उस स्फीयर का जहाँ पे सेंटर था वही अब क्या बन जाएगा? इस कर्व का सेंटर। और इस कर्व का जो एकदम मिडिल वाला पॉइंट है उसको क्या बोल देते थे? पोल। और इस सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस उसको क्या नाम दे देते थे? आर देते थे ना नाम। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अभी तक जो सरफेस था वो प्लेन पड़ रहे थे। अगर ये सरफेस कर्व होगा, तो कर्व होगा तो इसका मतलब ये जरूर किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। हिस्सा बना सकते हैं ना, उसको पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन लिख लो पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हुज कर्व्ड सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये पोर्शन होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जिसका कि कर्व्ड सरफेस जो है ना वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। जैसे मान लो इसका टाइप जो है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरा होता है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तुम देखो, मान लो एक ग्लास से बना हुआ स्लैब है एकदम, इधर कैसा फेस होता? अगर बात करें इसी का बात करो तो इधर कैसा फेस है? फ्लैट है ना। अगर ये फ्लैट ना होकर के इसको ऐसा डिजाइन दे दिया जाता, ऐसा बनाया कटिंग करके, ग्लास को कटिंग करके ऐसा कर्व दे दिया जाता, तो ये क्या बन जाता? प्लेन रहा क्या? कर्व्ड पार्ट हो गया ना। तो ये कर्व्ड पार्ट ही देखो तो किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा नहीं हो सकता है क्या? अगर एक स्फीयर होता तो ऐसा होता ना। तो उस स्फीयर का सेंटर कहाँ होता? यहाँ, ठीक है ना। तो देखो उस स्फीयर का सेंटर इधर होता। अगर मान लो ऐसा बना हुआ है, बाहर की तरफ नहीं उठाएं, अंदर की तरफ गड्ढा कर दिया गया, ठीक है। ग्लास का ही मान लो, तो बताओ क्या होगा? फाइबर से भी हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल अलग टाइप से हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो बताओ इस केस में स्फीयर कैसा मान लेते हैं हम लोग? ऐसा मानते ना, ठीक है। स्फीयर ऐसा मानते, तो इसका सेंटर किधर होता? अंदर में होता है या बाहर होता? बाहर की तरफ होता। और इसका सेंटर बाहर है। पोल तो हमेशा याद रखो कर्व वाले पार्ट का मिडिल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इसका लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है अपर्चर, क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक मिरर में भी ये जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। सर्कल में बताओ ये इस लेंथ को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर के जैसा ही ये जो लेंथ होगा इसको क्या बोला जाता है? अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर लिखवाएंगे अभी, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे डिसीजन लिया जाता है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जैसे मिरर में क्या रूल बताए थे, कैसे देख के बताया जाता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स है? हमेशा किस साइड से देखा जाता है मिरर को? जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर रिफ्लेक्टिंग, इधर रिफ्लेक्टिंग है ना इसमें, तो रिफ्लेक्टिंग की तरफ देखा जाता है। तुम रिफ्लेक्टिंग की तरफ देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग की तरफ गड्ढा है तो क्या नाम दे देंगे? कॉनकेव, ठीक है। अगर उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें भी देखो नाम लिखना है इसका, कि इसका नाम क्या दिया जाए, उसका नाम क्या दिया जाए। तो डिसीजन कैसे लिया जाता है नाम लिखने का? तुम हमेशा अपने आप को एज्यूम करो कि हम रेयरर मीडियम में, कहाँ पे हैं? रेयरर मीडियम में,
क्योंकि तुम अगर इधर से देखो तो तुमको लगेगा उठा हुआ, उधर से देखो तो लगेगा ढसा हुआ। ठीक है, तो नाम तो फिर चेंज हो जाएगा तुम्हारे अनुसार। तो रूल क्या बनाया गया, तुम अपने आप को इमेजिन करो कहाँ पर हो, रेयर मीडियम। बताओ इसमें रेयर मीडियम में हो तो क्या देखेगा तुमको, बाहर उठा हुआ। इसमें देखो, इसमें अगर रेयर मीडियम है, तुम बाहर रहोगे तो क्या देखेगा तुमको, ये गड्ढा बना हुआ। तो इसका तो नाम समझ में आ गया, क्या होगा, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर उठा हुआ रहेगा तो क्या नाम होगा, रेयर मीडियम में देखोगे तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। समझ में आया, इसको बना लो। तो देखो नाम क्या लिख दिए, इधर रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये जो कर्व पाथ है उसका जो सेंटर पॉइंट है एकदम पोल। तो अगर ये कर्व ऐसा है तो इस जरूर एक स्फीयर का ये पार्ट हुआ होता, तो उसका सेंटर कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो पोल से सेंटर का डिस्टेंस हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये एक्चुअल में होता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस दिखेगा, वो तो हम लोग अपने से मान लिए स्टडी करने के लिए। समझ में आया ना। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डेफिनेशन क्या है, अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। हमेशा रेयर मीडियम में देखें तो रेयर मीडियम में क्या दिख रहा, उठा हुआ दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स दिख रहा, इसका नाम पड़ जाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें देखो रेयर मीडियम से देखोगे तो एक ऐसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसमें रेयर मीडियम में देखे तो क्या दिख रहा, कॉनकेव टाइप से दिख रहा, तो नाम इसका क्या पड़ गया, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इसमें जैसे रे डायग्राम लोग बनाते थे ना, अब उसी तरह इसमें भी रे डायग्राम पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, चलो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो रे डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना और नीट एंड क्लीन, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना। ठीक है, इधर एज्यूम कर ले रहे हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और इधर जो है डेंसर मीडियम। ठीक है, थोड़ा दूर में लिखना। ठीक है, बनाते जाओ। यहाँ पे इसको क्या मान ले रहे हैं, थोड़ा ठीक है, इसको मान ले रहे हैं ये पोल है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बताओ, कॉन्वेक्स। रेयर मीडियम से देखते हैं ना, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये पोल है तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इधर कहीं लाई होगा। ठीक है, यहाँ सेंटर बना ले रहे हैं इसका। चलो देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट मान लें हम यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लें, और ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करें। ठीक है, रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये बताओ तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाए हुए हो, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये सेंटर से गुजर रहा है ना, तो सेंटर से गुजर रहा है, यही एक क्या है, एक नॉर्मल बोल सकते हैं ना, क्योंकि सेंटर से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, सेंटर से गुजरने वाला लाइन। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए कितना रे का यूज़ करते हैं हम लोग, 2 रे का। तो पहला रे तो यही हो गया कि गया सेंटर से गुजरा और वापस ऐसा इधर निकल ली। समझ में आया। दूसरा रे यूज़ कर ले रहे हैं, तो दूसरा रे यूज़ करने के लिए देखो यहाँ से हम क्या किए, इस जगह ले गए, मीडियम चेंज हो रहा, मीडियम चेंज हो रहा, क्या बनाओगे, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा इस पॉइंट पे, ऐसा सेंटर से पास होने लाइन ना, तो ये है ना सेंटर, तो यहाँ से पास होने लाइन बना लो, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। समझ गए, नॉर्मल कहलाएगा। अच्छा, इस सरफेस का नाम रख दे रहे हैं हम एक्स पी वाई। ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, इसका नाम रख दे रहे हैं एक्स पी और ये वाई। समझ गए, नॉर्मल बना। लाइट देखो जाना कैसे चाहिए था बताओ तो, इसको ऐसे चला जाना चाहिए था। इसके पास बेंड करने का 2 ऑप्शन है, इधर मुड़ जाएगा, इसके पास इधर मुड़ जाएगा, क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। उधर मुड़ जाएगा, क्या कहलाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर जाएगा, रेयर से डेंसर जा रहा, तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दो और आगे जाके मिला दो इसको। ठीक है, समझ गए। तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, फाइनल इमेज बनेगा। ठीक है, बनाओ इतना। ठीक है,
उस पॉइंट पे फाइनल इमेज बन गया। इसको क्या, इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ देखते हैं ना, और ये इंसिडेंट रे था। बताओ ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ये है, तो ये इस एंगल को क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए? बनाओ इतना। इस पॉइंट का भी नाम रख दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम रख दे रहे ए। बताओ इसमें पोल और ये ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस लेटर से लिखते हैं? यू से। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्मॉल यू से लिख दें, कहाँ तक? पोल तक। ठीक है। उसके बाद बताओ पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद फिर पोल से इमेज तक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? भी। समझ गए? ठीक है। इस एंगल को मान लिए अल्फा, इस एंगल का नाम रख दिए बीटा, और इस एंगल का नाम रख दिए गामा। अल्फा, बीटा और गामा। हो गया? चलो लिखो, स्टेटमेंट लिखो नीचे। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रिस्पेक्टिवली विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो तो यहाँ पे ये जो एंगल अल्फा है ये किसके किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है। ये जो एंगल बीटा है किसके बीच में है? रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। और ये जो एंगल गामा है नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का। समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? AOC। देख रहा है ट्रायंगल AOC कितना अच्छा है? AOC, इन ट्रायंगल AOC। और एक और ट्रायंगल इन ट्रायंगल AIC, AOC और AIC। ठीक है। मौसी नहीं है, AOC। ठीक, AOC और AIC। ठीक है। देखो यहाँ पे ये जानते हो ना एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, किसी भी एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जहाँ एक्सटीरियर एंगल है उसका इंटीरियर एंगल को छोड़ दो वहाँ वाला, और दो और जो बच गया अपोजिट इंटीरियर एंगल उसके सम के बराबर ही होता है। अगर ये एंगल x है और ये y है और ये z है तो z क्या होगा? x प्लस वाई। ठीक है। तो ध्यान से देखो तो, दोनों आंखों से देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है दिख रहा कुछ ऐसा है ये दिख रहा? ये एंगल क्या है? I, और ये एंगल अल्फा, और ये एंगल गामा। समझ में आया? तो I इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए तो लिखो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बोल सकते हैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए? अब देखो इस ट्रायंगल में AIC में, AIC ट्रायंगल कैसा दिख रहा? AIC ऐसा है ना? ऐसा। ठीक है। ये एंगल बताओ क्या? R, और ये एंगल बीटा, और ये एंगल गामा है ना? तो क्या होगा? R इज इक्वल टू, नहीं, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा होगा। तो यहाँ गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लें? नहीं मानेंगे इसको। ठीक है। 3 मानेंगे। क्यों? 1 के बाद 3 आता है तो क्या मानेंगे? 2 ना मानेंगे। देखो यहाँ पे I है ना, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? क्या जानना? एंगल ऑफ इंसिडेंस जानना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जानना है। तो यहाँ तो I आ गया ना, यहाँ पे क्या चाहिए? वो गामा चाहिए, R चाहिए। तो R को इधर ले आओ। R इक्वल टू क्या होगा? गामा माइनस बीटा होगा। तो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? लिखो इतना। अब देखो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगता है? राइट ट्रायंगल में।
और यहाँ राइट ट्रायंगल तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दे कि राइट ट्रायंगल बन जाए बहुत सारा। यहाँ से इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक है। नाम रख देते हैं एन, ठीक है। देखो तो कितना राइट ट्रायंगल बन गया, ANO, ANC और ANI, 3 बन गया ना। तो तीनों राइट ट्रायंगल में कुछ ना कुछ अब करना है हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है, देखो इन लिखना मतलब देखते जाओ, इन राइट ट्रायंगल ANO, इनो मत लिख देना, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल अल्फा वाला हो गया, फिर अल्फा के बाद क्या बीटा आता है ना, तो ANI लिख ले लें, ANI, ये तो नीचे चैनल हो गया ANI, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ANC, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ANO, इन राइट ट्रायंगल ANI और इन राइट ट्रायंगल ANC। देखो इन तीनों ट्रायंगल में हेल्प लेंगे इसका 10, तो 10 अल्फा, 10 अल्फा बताओ 10 अल्फा क्या होगा 10 अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा इस साइड ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AN, बाय में बेस क्या है, ON। इसमें बताओ 10 बीटा, 10 बीटा बताओ इस ट्रायंगल में ANI में ना, तो ये क्या हो गया, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे AN बाई NI, AN बाई NI, ठीक है। उसके बाद फिर इन राइट ट्रायंगल ANC, तो 10 गामा इज इक्वल टू AN बाई NC, AN बाई NC, समझ गए, AN बाई NC। अब देखो N लिख के तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि बताओ फॉर्मूला हम लोग को ऐसा डिराइव करना है ना जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आए, इमेज डिस्टेंस आए। तो बताओ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ON है कि OP है, और सब जगह क्या आ गया, N तक आ गया डिस्टेंस ना। इसलिए हम क्या पर बोले थे, एजम्पशंस लेना है, क्या एजम्पशन लेके चलना है कि अपर्चर क्या है इसका, स्मॉल अपर्चर का होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर गिराओगे लगभग क्लोज में होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना OP किसके बराबर है, लगभग ON के बराबर है। समझ में आया ना, ठीक है। चलो तो अब इसके साथ खेल जाते हैं थोड़ा, तो ये लगभग क्या होगा 10 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ तो स्मॉल एंगल्स के लिए, अगर एंगल स्मॉल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा अप्रॉक्सीमेटली क्या बताएंगे, AN बाई ON, क्या लिखेंगे बताओ, AN बाई ON की जगह क्या लिख देंगे, OP लिख दें, लिख देंगे, अभी रुक जाओ। फिर ये बताओ बीटा क्या होगा, AN तो रहेगा बाई NI की जगह देखो क्या लिखोगे, NI की जगह क्या लिख दें, PI लिख दें, नहीं सी नहीं लगाना अभी, ठीक है, PI, समझ गए। उसके बाद फिर गामा, बस गामा बताओ, AN बाई NC ना लेके क्या लिख दें, PC, ठीक है। AN बाई NC ना लिखे क्या लिख दें, PC। समझ में आया, ये क्यों किए, एज्यूमिंग small aperture and small angles, तो एज्यूमिंग स्मॉल अपर्चर और स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या बताएं, 10 थीटा की जगह क्या सिंपली लिख सकते हो, थीटा, यानी 10 अल्फा की जगह क्या लिख दिए, अल्फा, ठीक है। ये अप्रॉक्स का ही साइन दे दो यहाँ पे, ठीक है। और गामा की जगह क्या लिख दिए, ये। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू आया वो उठा के किस में रख दो, 1 और 2 में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 में रख दो, अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू है 1 और 2 में रख दो। तो 1 2 में रखेंगे क्या आएगा बताओ, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू क्या आया, AN बाई OP, लिख दें, AN
बाई ओ पी प्लस गामा, गामा का वैल्यू क्या आया गामा कहाँ गया, वहाँ पे ए एन बाई पी सी, ए एन बाई पी सी। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा? आई इज इक्वल टू ए एन कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई पी सी। समझ गए? उसके बाद देखो यहाँ पे आर की जगह बताओ वैल्यू रखें, सेकंड इक्वेशन ये है ना, आर इज इक्वल टू क्या है गामा माइनस बीटा। गामा का वैल्यू बताओ ए एन बाई पी सी, ए एन बाई पी सी माइनस फिर क्या है बीटा, बीटा का वैल्यू बताओ ए एन बाई पी आई, ए एन बाई पी आई। दोनों में कुछ कॉमन है ए एन कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी आई, पी आई। ठीक है, तो ये आर, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया, इसको मान लेते हैं तृतीय, थर्ड, इसको चतुर्थी, फोर्थ। समझ में आया? चलो ये हो गया, आई और आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब बताओ रिफ्रैक्शन जहाँ भी होता है तो कौन सा लॉ लगाना है हम लोग को? स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कहाँ पे अप्लाई करें? घर पे। एट द, लिखना होगा एट द इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? नाम क्या है इस इंटरफेस का? एक्स पी वाई, है ना, सरफेस का नाम रखे थे ना एक्स पी वाई। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ को रेड पेन से अप्लाई करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम लोग एग्जाम में एक ही पेन यूज़ करना, रेड पेन लेके हीरो मत बनना, नहीं जीरो मार्क, 0 नंबर लाओ। चलो देखो यहाँ बताओ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंगल जो भी है सब स्मॉल एंगल है, यहाँ भी एंगल स्मॉल, यहाँ भी सारा एंगल स्मॉल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या बताए थे? लाइट इधर से इधर जा रहा है ना, तो बताओ इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू वन इंटू बताओ एंगल कितना बन रहा नॉर्मल के साथ? आई ना, तो क्या लिखेंगे साइन आई इक्वल टू लाइट इधर जा रहा है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू2, कितना एंगल बना रहा? आर, तो क्या हो जाएगा ये साइन आर। समझ में आया? ठीक है, एंगल बताओ तो स्मॉल है ना, तो फॉर स्मॉल एंगल क्या लिखते हैं? साइन थीटा को भी थीटा लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा म्यू1 आई इज इक्वल टू क्या म्यू2 आर। क्यों लिख रहे हैं? फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा जो होता है वो सिंपली थीटा होता है, टेन थीटा भी सिंपली थीटा होता है। ठीक है, मैथ्स का क्लास जब होगा पूछ लेना क्यों होता है। समझ में आया? देखो यहाँ पे म्यू1 आई का वैल्यू देखो तो उठा के रख दे, थर्ड से क्या है ए एन, बाहर में रहने दो। ठीक है, यहाँ इंटू लगा दो, ए एन बाई में 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई पी सी इक्वल टू म्यू2 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है ए एन 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी आई। ठीक है, ए एन से एन कट जाएगा, क्या बच गया म्यू1 1 बाई ओ पी प्लस 1 बाई पी सी इज इक्वल टू म्यू2, मोटू नहीं म्यू2। ठीक है, 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी आई, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन लगेंगे, अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मिरर फॉर्मूला जहाँ डिराइव किए थे वहाँ देखे होगे, अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के लिए बताओ ओपी, तो डायग्राम देखो तो ओपी क्या है ओम प्रकाश? ओपी ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। पोल से इधर आओगे ना, तो ओपी के लिए क्या लिखोगे? माइनस यू। और बताओ क्या है? पीसी, पीसी के लिए क्या लिखोगे? पीसी, ये है, तो ये क्या है डिस्टेंस है बताओ? आर। किधर जा रहे हो? पोल से राइट साइड में जा रहे हो ना, तो क्या लिखेंगे? प्लस आर। ठीक है, और क्या बताओ? ओपी हो गया, पीसी हो गया, पी आई ना, पी आई, तो पी आई का वैल्यू बताओ? पी आई, यहाँ से ये क्या है? प्लस में भी, इमेज डिस्टेंस प्लस में भी। ठीक है, चलो ये सब वैल्यू उठा के रख दो उसमें। तो फिर से ब्लैक पेन, म्यू1
1/OP, OP की जगह क्या लिखना है -u, ठीक है, प्लस PC, PC की जगह क्या लिखना है 1/r, फिर इक्वल टू μ2, ठीक है, 1/PC, PC का वैल्यू क्या r, -1/PI, PI का वैल्यू b। मैं अब म्यू को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करें, साइन कभी नीचे नहीं लिखते ऊपर लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा -μ/u, u और म्यू अच्छा से लिखना, समझ में आया, कहाँ बिल्ली बनना है कहाँ इंसान बनना है, समझ में आना चाहिए, समझ में, प्लस μ1/r इक्वल टू μ2/r माइनस μ2/v, समझ में आया। r वाला चीज़ एक तरफ ले जाओ और बाकी वाला टर्म को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा, क्या लिखेंगे बताओ μ2/v, समझ में आया। और ये क्या है u है ना, u भी वाला टर्म एक तरफ, इसको इधर लेंगे तो μ2/v, ये इधर ही रखने दो, तो क्या है बताओ -μ1/u है ये, इक्वल टू ये उधर अपने ही घर में बेचारा, किसी के घर नहीं गया, μ2/r, अच्छा इसको उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा -μ1/r, हुआ यहाँ तक, नेक्स्ट लाइन आ जाएगा ना, देखो अब यहाँ पे देखो फाइनल आंसर μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा r, तो दो बार लिखना नहीं, एक ही बार लिख दो μ2 माइनस μ1/r, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए, समझ में आया, लिख लो यहाँ तक लिखो फिर, ठीक है, लिख लिया ना। देखो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसको समझो, ठीक है, जैसे स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का रूल बता दिए हैं, ठीक है, उसी तरह इसको देखो अप्लाई कैसे किया जाता है। लाइट रे इधर से जा रहा उस मीडियम में, तो देखो जिस मीडियम में जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना है μ2, ठीक है, जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्ट, देखो अप्लाई करके वो फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लिखना है, जिस मीडियम में जा रहा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, तो यहाँ लिख देंगे क्या μ2 बाई में, जिस मीडियम में जा रहा है उसमें क्या बना ऑब्जेक्ट या इमेज, तो इमेज डिस्टेंस लिखो, समझ में आया, बीच में क्या साइन माइनस, किस मीडियम से जा रहा इस मीडियम से जा रहा, तो क्या लिखेंगे μ1, इस मीडियम में क्या था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखो इक्वल टू, यहाँ पे जो आया ना यहाँ पे क्या आया, फिर बीच में माइनस, फिर μ1, ये चिपका दो μ2 माइनस μ1 और नीचे क्या समझ में आया कैसे अप्लाई करना है। लाइट जिस मीडियम में गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें गया उसमें क्या बना है इमेज, तो भी लिख दो, माइनस जिससे गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, उसमें क्या था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यह तक हो गया ना, ऊपर में क्या लिखते हैं μ2 माइनस जो आया है वही लिखते हैं, बाई में क्या समझ गए, ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू।